एजुकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे पावर सिस्टम के चैप्टर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। मैंने इस वीडियो में टोटल 18 क्वेश्चन लिया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विद द राइज इन टेम्परेचर द इंसुलेशन रेसिस्टिविटी। तो जो इंसुलेशन रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार होता है। ये हमारा इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस है जो वाई एक्सिस पे है और टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस को हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस जो है एक्सपोनेंशियली डिके करता है। तो ये हमारा ग्राफ होता है इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का। तो ये क्या होता है, रिड्यूस करता है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेडिंग ऑफ केबल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो जो केबल में जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो लगता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो उसको यूनिफॉर्म करने के जो प्रोसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ केबल। ठीक है, तो ग्रेडिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं इंटरशीथ ग्रेडिंग, एक करते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या वजह है कि हमको ग्रेडिंग करना पड़ता है केबल में। तो विदाउट ग्रेडिंग जो केबल होता है उसमें दो डिसएडवांटेज, दो ड्रॉबैक होते हैं। दो रीजन की वजह से हमको ग्रेडिंग करना पड़ता है। पहला रीजन ये होता है कि जो हमारा इंसुलेशन जो रिक्वायरमेंट होता है केबल में, वो बहुत ही, उसका जो थिकनेस होता है बहुत ज़्यादा होता है विदाउट ग्रेडिंग। तो जिससे क्या होता है, ओवरऑल जो मेरा केबल का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। पहला ड्रॉबैक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि ये जो ब्रेकडाउन होता है इंसुलेशन को, वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन होता है इंसुलेशन का। तो ये भी हमारा दूसरा ड्रॉबैक है। इन दोनों ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम केबल को ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो केबल को ग्रेडिंग करने से क्या फ़ायदा है, पहला है कि हमारा जो ओवरऑल साइज जो है वो रिड्यूस करेगा, और हमारा जो इंसुलेशन के लिए जो थिक इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट होती थी वो कम हो जाएगी, जिससे ओवरऑल हमारा क्या होगा, कॉस्ट घट जाएगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है वो यूनिफॉर्म होने के वजह से हमारा जो करंट रेटिंग है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा रिड्यूस इन्फ्लेशन कॉस्ट एंड इंक्रीजेज करंट रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल मीन्स। मैंने बताया था दो प्रकार ग्रेडिंग हम करते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल मीन्स। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या होता है, दो या दो से अधिक इंसुलेटिंग मटेरियल का हम यूज करते हैं, जिसमें उसमें से जो इंसुलेटिंग मटेरियल का हाई परमिटिविटी होता है उसको नियर द कंडक्टर रखते हैं। मतलब कंडक्टर के नियर जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसकी परमिटिविटी हाई होती है, और जैसे जैसे वो टुवार्ड्स द जैसे जैसे वो कंडक्टर से दूर चला जाता है तो उसकी परमिटिविटी डिक्रीज करती चली जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उन सभी के जो परमिटिविटी होती है डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या करते हैं, यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट परमिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ अ केबल कैन बी अवॉइड इकोनॉमिकली बाय यूजिंग। तो मैंने बताया था कि क्या ड्रॉबैक है विदाउट ग्रेडिंग केबल का। तो मैंने बताया दो ड्रॉबैक है। पहला तो वो ओवरऑल जो साइज होता है केबल का वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इंसुलेशन का जो थिकनेस है वो बहुत ही थिक होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो साइज होता है केबल का वो इंक्रीज कर जाता है। वो ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक मैंने बताया था कि ब्रेकडाउन जो होता है इंसुलेशन का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करते हैं या फिर हम इंटरशीथ करते हैं। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मीन्स क्या, हम डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, जितना भी इंसुलेशन का लेयर है उसका डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, या फिर हम इंटरशीथ करके हम क्या करते हैं, केबल का ग्रेडिंग करते हैं, जिससे वजह से हमारा जो ब्रेकडाउन जो इंसुलेशन में होगा उसको हम अवॉइड कर पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंसुलेशन लेयर ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीन्स कैपेसिटेंस ग्रेडिंग इन नथिंग बट कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, और या फिर हम इंटरशीथ करके हम इंसुलेशन का ब्रेकडाउन को अवॉइड कर पाते। क्वेश्चन नंबर 5, द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 50 माइल्स लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 50 ओम, देन 420 माइल्स लेंथ इट विल बी। तो यहाँ पूछा जाएगा कि सर्ज इम्पीडेंस अगर 50 माइल लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल का 50 ओम है, तो आप बताइए कि 420 माइल लेंथ है तो उसका सर्ज इम्पीडेंस क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है।
तो पहले हम बता दें कि सर्ज इम्पिडेंस इंडिपेंडेंट होता है लेंथ के, लेंथ से उसका कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं कि सर्ज इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर्ज इम्पिडेंस होता है, सॉरी इसको डिनोट करते हैं ZC से। ठीक है, Z/Y, या फिर इसको हम लिख सकते हैं R प्लस JX डिवाइडेड बाय G प्लस J, ये हमारा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला होता है सर्ज इम्पिडेंस का √ZOC प्लस Z। तो ZOC का मतलब होता है सेंडिंग इन इम्पिडेंस विथ रिसीविंग इन ओपन सर्किट। ठीक है, सेंडिंग इन इम्पिडेंस विथ रिसीविंग इन ओपन सर्किट। और ZSC का मतलब होता है सेंडिंग इन इम्पिडेंस विथ रिसीविंग इन शॉर्ट सर्किटेड। ये दोनों का मतलब, इन दोनों का सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट का रूट अंडर होता है ZC। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। तो मुझे बोल रहा है कि अगर 50 माइल है तो हमारा जो अंडरग्राउंड केबल का जो सर्ज इम्पिडेंस है 50 ओम है। तो आप बताइए कि 420 माइल लेंथ है तो अंडरग्राउंड केबल का सर्ज इम्पिडेंस क्या होगा। तो ये क्या होगा, 50 ओम होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, to obtain the minimum value of stress in the cable the ratio of R/R, capital R by small r should be। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कैपिटल आर किसको बोला जा रहा है, स्मॉल आर किसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कंडक्टर है। ठीक है, और इसके चारों तरफ इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, तो ये जो इसके सेंटर से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ तक के, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं कैपिटल आर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको मिनिमम वैल्यू पर स्ट्रेस क्या हो, मिनिमम वैल्यू पर स्ट्रेस रखना है केबल में, तो हमको रेशियो जो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का कितना रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जी मैक्स जो होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी मैक्स इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाय स्मॉल आर ln कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। यहाँ पे भी स्मॉल आर कर देते इस तरह। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हमको मिनिमम करना है जी मैक्स मतलब स्ट्रेस को, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस उसको मिनिमम करना है तो हमको इसके डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, मैक्सिमम करना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्मॉल आर ln कैपिटल आर बाई आर शुड बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। ठीक है, तो डी बाई डी आर ln आर बाई आर, ठीक है, इक्वल टू 0। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरे को वैल्यू मिलता है कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इक्वल टू ई। ठीक है, आई इक्वल टू 2.718। ठीक है, ई का पावर हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन सॉरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.718। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन अंडरग्राउंड केबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में अंडरग्राउंड केबल में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के बारे में। तो हम जैसे नॉर्मल विदाउट ग्रेडिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है वो कहाँ पर होता है और मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहाँ पे होता है। तो जो मैक्सिमम होता है कंडक्टर के सरफेस पे होता है और मिनिमम होता है शीट पे। जैसे जैसे कंडक्टर से टुवार्ड्स द शीट जाता है तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो डिक्रीज करता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम होता है शीट पे और मैक्सिमम होता है कंडक्टर सरफेस पे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, द पावर फैक्टर ऑफ एन ओपन इंडेड केबल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। पूरा ओपन इंडेड केबल के पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9,
द इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल इज 200 मेगा ओम पर किलोमीटर। ठीक है, मीन्स 1 किलोमीटर लेंथ पर जो हमारा इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस है वो है 200 मेगा ओम। ठीक है, द इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ इज, अब पूछा 5 किलोमीटर लेंथ पर इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस होता है रो डिवाइडेड बाय 2 पाई एल, एल एन, एल इज नथिंग बट लेंथ, एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल आर वही है, कंडक्टर के सेंटर और शीथ के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल आर है कंडक्टर के सेंटर और कंडक्टर के सरफेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस 2 इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो L2 यहाँ चला जाएगा, L1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू। पहला का इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस को गिवन है 200 मेगा मीन्स 10⁻6। ठीक है, दूसरा का हमको पता नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, लेंथ दूसरा का हमको पता है 5 किलोमीटर, पहला का 1 किलोमीटर, किलोमीटर तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस जब 2 किलोमीटर है, सॉरी 5 किलोमीटर है तो कितना होगा, होगा 200 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 5 तो मिलेगा 40 मेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरशीथ इन केबल आर यूज टू, इंटरशीथ जो केबल में हम प्रोवाइड करते हैं, दो तरह का ग्रेडिंग करते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, एक करते हैं इंटरशीथ ग्रेडिंग। तो इंटरशीथ ग्रेडिंग में का हम यूज करते हैं ताकि हम प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोवाइड ए प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर 3-core 3-phase 50 Hz 11 kV cable whose conductor are denoted as red, yellow, blue। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिनोट कर देते हैं 3 कंडक्टर को, एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, एक रेड है, एक येलो, एक ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द इंटरफेस कैपेसिटर बिटवीन ईच पेयर ऑफ कैपेसिटर इज 0.2 माइक्रोफेराड। मतलब दो कंडक्टर के बीच का जो कैपेसिटेंस है ईच पेयर मतलब सभी पेयर पे वो है 0.2 माइक्रोफेराड, 0.2 माइक्रोफेराड, 0.2 माइक्रो। नेक्स्ट बोल रहा है द कैपेसिटेंस बिटवीन ईच लाइन कंडक्टर एंड शीथ। तो इसके चारों तरफ इस तरह होता है, ठीक शीथ है, कंडक्टर और शीथ के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो है 0.4, सॉरी यहाँ पे माइक्रो होगा, माइक्रोफेराड। ठीक है, माइक्रोफेराड है, यहाँ पर भी 0.4 माइक्रोफेराड, यहाँ पर भी 0.4 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब पूछ रहा है द पर फेज चार्जिंग करंट इज, हमको फाइंड आउट करना है चार्जिंग करंट मतलब आईसी। ठीक है, तो आईसी का फॉर्मूला क्या होता है 2πf सी फेज भी फेज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा सी फेज। ठीक है, अब वी फेज तो हमें पता है, वी लाइन पता है क्योंकि गिवन है लाइन वोल्टेज, तो वी फेज हम वी फेज क्या हो जाएगा हमारा लाइन वोल्टेज जो √3 फेज वोल्टेज। ठीक है, तो हमको फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज पता है तो फेज वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो 11 किलो वोल्ट पता है, 11 किलो वोल्ट हमें पता है लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो फेज वोल्टेज हो जाएगा 11 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, ये हमारा फेज वोल्टेज हो गया। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं फेज कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले देखिए फेज कैपेसिटेंस मतलब एक मतलब कह सकते हैं CRN, अगर रेड और न्यूट्रल के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा वही हमारा होगा फेज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो
डेल्टा में उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो डेल्टा को स्टार में जो कन्वर्ट करते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, तो होता है 1/C1। अगर मैं इसको मान लूँ कुछ स्टार मिलेगा मुझे, इसको मैं C1 मानती हूँ, ठीक है। एक का फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि सभी इक्वल है, तो एक का फाइंड आउट करूँ तो सभी निकल जाएंगे, ठीक है। तो 1/C1 इक्वल टू हो जाएगा 1/CA इंटू 1/CB डिवाइडेड बाय 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC, ठीक है। तो CA CB इसको मान ले रहे, ये CA है, ये CB है, ये CC है, ठीक है। सब सॉल्व करते हैं। 1/CA कितना हमको पता है, 1/0.2, ठीक है, इंटू 1/0.2 डिवाइडेड बाय 1/0.2 प्लस 1/0.2 प्लस 1/0.2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, माइक्रो को हम बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। आप भी सॉल्व करिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिना सॉल्व किए कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का टोटल जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 3C1 इक्वल टू 3 इंटू 0.2 मीन्स 0.6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो हमको मिला इसको हम फिर से रिड्रॉ करते हैं। तो रिड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का मिलेगा, यहाँ कैपेसिटेंस है और ये जो कैपेसिटेंस स्टार जो कन्वर्ट किया वो मिला ये इस टाइप से। फिर एक और यहाँ पर कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर, फिर एक शीट इस तरह मिला, शीट सॉरी कैपेसिटर, ठीक है। और ये पूरा सर्कल है, ठीक है, इस टाइप का। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, 0.6 माइक्रो फेराड, इसकी भी 0.6 माइक्रो फेराड, क्योंकि सब वैल्यू इक्वल थे इसलिए माइक्रो फेराड। सोल्व करके आप देख सकते हैं इक्वल ही आएंगे सभी की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो था वही रहेगा 0.4 माइक्रो छोड़ रही हूँ, 0.4 माइक्रो फेराड, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए छोड़ दिया मैंने। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, फेज वोल्टेज, ठीक है, सॉरी फेज कैपेसिटर। तो ये न्यूट्रल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेड है, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है CRN, ठीक है। तो CRN मीन्स सी फेज। यहाँ पे 0.4 और 0.6 है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल RN, ठीक है। यहाँ पे R है, यहाँ पे N है, ठीक है। इसके बीच का जो कैपेसिटेंस गिवन है वो है 0.6, ठीक है। और यहाँ पर जो कंडक्टर टू एक और गया है हमारा ग्राउंड में, वो भी है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ग्राउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है 0.4 माइक्रोफेराड है, ठीक है। अब दोनों क्या है, कैपेसिटर में जब दो पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब वो ऐड होते हैं। तो 0.6 प्लस 0.4, क्योंकि पर फेज फाइंड आउट करना है इसीलिए हम सिर्फ एक फेज को लेके चल रहे हैं, ओनली रेड फेज को, ठीक है। कोई भी फेज आप लेके चल सकते हो, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारे क्या आ रहा है, 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो मीन्स हमारा CPH का जो वैल्यू है वो है 1 माइक्रोफेराड। चलिए हम आते हैं रिटर्न फॉर्मूला पर। हाँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमको I इक्वल टू 2πf CPH VPH हमको, हाँ तो VPH की वैल्यू मिल गई है। तो IC इक्वल टू हो जाएगा 2π इंटू 50, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज गिवन है, इंटू CPH 1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड है, डेट्स वाई 10⁻⁻6 इंटू 11 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3। इसको सॉल्व करने पे आता है 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंडरग्राउंड केबल आर लेड एट सफिशिएंट डेप्थ सो एज टू। हम जो अंडरग्राउंड केबल है उसको बहुत ही सफिशिएंट डेप्थ मतलब सफिशिएंट गहराई में हम लोग उसको डालते हैं, क्यों, ताकि मिनिमाइज कर सके इफेक्ट ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन ओइंग टू पासिंग व्हीकल। व्हीकल आदि पास जब करता है तो उससे मिनिमाइज बहुत ही कम वाइब्रेशन उत्पन्न हो अंडरग्राउंड केबल में, इसलिए हम उसको एक सफिशिएंट गहराई के अंदर हम लोग केबल को डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कम्युनिकेशन केबल आर टू बी लेड पैरेलल टू
पावर केबल के पैरेलल है कम्युनिकेशन केबल, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू शुड बी एट लीस्ट सो दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस। दोनों के बीच इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए कम से कम कितना डिस्टेंस रखना चाहिए कम्युनिकेशन केबल और पावर केबल के बीच? ये रखना चाहिए 0.5 मीटर, ठीक है, मीन्स हाफ मीटर। ओवरहेड लाइन का बात करें तो ओवरहेड लाइन में इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड द केबल शुड बी लेड इन कंड्यूट और पाइप। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन में ओकर ड्यू टू। ब्रेकडाउन जो केबल में इंसुलेशन में होता है वो ओकर होता है ड्यू टू थर्मल इनस्टेबिलिटी, पंचर एंड ट्रैकिंग। इन सभी की वजह से ब्रेकडाउन होता है केबल इंसुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 16, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल इन डीसी इज मोर देन दैट इन एसी, इट इज मेनली ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर बोला करंट कैरिंग जो कैपेसिटी होता है केबल का डीसी में वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू एसी। तो इसका मेनली वजह क्या है? तो इसका जो डीसी का जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो स्मॉलर होता है कंपेयर टू एसी। हिस्टेरेसिस लॉस दोनों में होता है, डीसी में भी एसी में भी। क्वेश्चन नंबर 17, डाइलेक्ट्रिक हिस्टेरेसिस लॉसेस इन अ केबल वेरी एज। डायरेक्टली हिस्टेरेसिस लॉसेस जो केबल में होता है वो वेरी करता है एज अ स्क्वायर ऑफ impressed voltage, square of impressed. Question number 17, dielectric hysteresis loss in a cable vary as आंसर स्क्वायर ऑफ इम्प्रेस्ड वोल्टेज। ठीक है, ऐसे होता है जो डाइलेक्ट्रिक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, डाइलेक्ट्रिक हिस्टेरेसिस लॉस इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये हमारा कैपेसिटेंस है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन जो केबल होता है वो उसमें क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है V, यहाँ पे रेसिस्टेंस R है, यहाँ पे C, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो IC होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो IR। अब इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे V होगा और रेसिस्टेंस से जो करंट जाएगा वो होगा V/R, इसी फेज में होगा, V के फेज में। और IC जो करंट होगा वो लीड करेगा वोल्टेज को 90 डिग्री से, ये IC होगा, ठीक है। और V/R और IC का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा होगा I, ठीक है। ये हो गया फेजर डायग्राम। इन दोनों के बीच, एक मिनट कलर चेंज, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलेंगे थीटा, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलेंगे डेल्टा। अब देख लेते हैं IC इक्वल टू हम लिख सकते हैं V/XC, या फिर हम लिख सकते हैं V/1/ωc, इसको लिख सकते हैं V⍵c। IC इक्वल टू V⍵c। और जो डाइलेक्ट्रिक लॉस पर फेज जो होता है, पर फेज होता है VI cos phi, या फिर सॉरी थीटा यहाँ लिया है ना, थीटा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं VI साइन थीटा, सॉरी साइन डेल्टा, ठीक है। आप फेजर डायग्राम को देख के पता कर सकते हो कैसे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस डेल्टा इक्वल टू B/H। B/H नथिंग, B क्या है यहाँ पे, कोस डेल्टा अगर मानते हैं तो B हमारा क्या है, IC डिवाइडेड बाय H हमारा I है। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू IC बाई कोस डेल्टा, एंड आउट, ठीक है। अब हम इस I को यहाँ पुट कर सकते हैं, तो मेरा जो डाइलेक्ट्रिक लॉस पर फेज जो होगा V इंटू I की जगह लिख सकते हैं IC कोस डेल्टा इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। ये हो जाएगा V इंटू IC साइन डेल्टा डिवाइड बाई कोस डेल्टा इक्वल टू टेन डेल्टा, ठीक है। अब IC इक्वल टू मैंने फाइंड आउट किया था V⍵c, सी है V⍵c इंटू V⍵c टेन डेल्टा। तो हम लिख सकते हैं V² ⍵c टेन डेल्टा। तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इम्प्रेस्ड वोल्टेज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द केबल कैरिंग AC हैज। जो केबल जो कैरी करता है AC, उसमें कौन से लॉसेस होते हैं, तो ये होते हैं हिस्टेरेसिस एंड लीकेज लॉसेस, ठीक है। और जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो हायर देन होता है लीकेज लॉस, मतलब हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होता है कंपेयर टू लीकेज लॉस।